लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई पार्ट 2। ऑलरेडी हम लोगों ने जो सप्लाई पार्ट 1 पढ़ लिया था, ये दूसरी टॉपिक है दोस्तों। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो है टॉपिक आपका समाप्त हो जाए, ठीक है। तो सप्लाई पार्ट 2 के अंतर्गत में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बाद पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, क्या क्या फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई को जो है वो करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। उसमें टाइम फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्निक्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों स्टेज ऑफ लॉ रिटर्न, ये किस तरह से फैक्टर है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडस्ट्री, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, किस किस टाइप का है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो पढ़ेंगे। और मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। मेजरमेंट भी हम लोग निकालेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेम उसी तरह आप सोचिए। अब वो डिमांड क्या है, कंज्यूमर का केस है, और सप्लाई जो है प्रोड्यूसर साइड है, प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट में आप इस चीज़ को सोचिए, ठीक है। तो क्या है कि प्रोड्यूसर के साइड में अगर हम सोचेंगे, अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन करते हैं, कीमत में चेंज करते हैं, प्राइस में, इफ़ देयर इज ए चेंज इन प्राइस देन व्हाट वुड द इफेक्ट इन द सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई में किस तरह का परिवर्तन होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ऐसे डिनोट करें तो यहाँ पर आप ये कहिए, ठीक है, अगर हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कीजिए, प्रतिशत परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहिए चेंज इन द प्राइस ऑफ क्या, कीमत, सब चेंज इन द प्राइस हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो हो रहा है, ठीक है। और ऊपर में जो हम करेंगे जो है आपका जाके सप्लाई में जो है किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। सप्लाई मतलब मात्रा में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, मात्रा में परिवर्तन जो है, मात्रा में परिवर्तन, या फिर पूर्ति में परिवर्तन, या पूर्ति में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, पूर्ति में परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, मात्रा में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, पूर्ति में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, और इसके बीच में क्या है, कीमत में परिवर्तन कैसे हो रहा है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन किया रहा है, मात्रा में जो प्रतिशत कर सकते हैं, प्रतिशत, ठीक है। तो जो चीज़ें होता है इसको अगर हम निकालेंगे फैक्टर, अगर इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा क्यू बाय क्यू, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, ये हो गया मात्रा में प्रतिशत, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, बट ये हो गया डेल्टा पी बाय पी, ठीक है, गुना 100, ये कट गया, तो क्या हो गया डेल्टा क्यू बाय क्या हो गया डेल्टा पी, पी ऊपर चल जाएगा, पी बटे क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर पूर्ति और कीमत में जो ये है सकारात्मक रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये जो है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। तो ये हमारा ई एस हो गया, ई एस मतलब हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये हुआ दोस्तों। अब ये इसमें जिस तरह की हमने निकाला, ये फार्मूला है, आपको जानना चाहिए। दूसरी चीज़ें ये है कि मतलब जो है कीमत में किस तरह का हम लोग चेंज कर रहे हैं, और उसका जो है सप्लाई में उसके सापेक्ष में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है ना, सापेक्ष मतलब सप्लाई में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरह का लोच हो गया। लोच किसका हो गया, पूर्ति का लोच हो गया, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति का लोच हो गया, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह से ग्राफ में मतलब चेंजेस आता है, शिफ्ट कैसे होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है उसका, जैसे डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़े थे, ठीक, उसी तरह पूर्ति में जो है लोच पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का डिफिनेशन, और इसका क्या है आप समझ गए होंगे किस तरह इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं दोस्तों जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को वो बढ़ता है घटता है, कब, क्या क्या है इसमें, क्या है, नंबर 1 है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर दोस्तों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो क्या है कि वस्तु को बनाने में समय हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो चीज़ें क्या होगा, लोचदार होगा, तो इलास्टिसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
अगर ये टाइम जो हमारा है, टाइम अगर बिल्कुल कम होगा, अल्पकाल का समय होगा, तो क्या हम प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या होगा, प्रोडक्शन जब नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, बेलोचदार होगा, हमारे पास चीज़ें हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है, सीमित में हो जाएंगे, लिमिट में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा टाइम फैक्टर। नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स की प्रकृति क्या है, एक तो होता है कि दोस्तों आप देखिएगा कि जो होता है, एक होता है जो वस्तु टिकदार वस्तु होता है ना, मतलब टिकाऊ वस्तु होता है। टिकाऊ वस्तु का मतलब ये हुआ, मतलब जो चीज़ें लंबे समय तक उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे सामान क्या होता है, उस सामान क्या है बाद में भी वो बिकेगा। बस जो टिकाऊ नहीं होता, जो पेरिसेबल गुड्स है, पेरिसेबल का मतलब हुआ जैसे कि दूध हो गया, सब्जी हो गया, या फिर कुछ ऐसा चीज़ें होता है जो शॉर्ट समय के लिए ही रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो पेरिसेबल गुड्स जो होता है दोस्तों इसमें, ठीक है, पेरिसेबल जो होता है, पेरिसेबल गुड्स जो होता है वो होता है बेलोचदार, इनइलास्टिक हो जाएगा, इनइलास्टिक, ठीक है। और जो टिकाऊ होगा, जो टिकाऊ वस्तु होता है, ठीक है, वो हो जाएगा टिकाऊ जो वस्तु होता है, टिकाऊ वस्तु होता है वो हो गया आपका जाके, ये हो गया इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है, इलास्टिक हो जाएगा। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हमारा जो है ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो वहाँ पर क्या होगा, लोचदार होगा, और कम कैपेसिटी है तो वहाँ पर बेलोचदार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्राहक के पास जो है वो नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा खरीदने के लिए। सामान ज़्यादा रहेगा तभी तो वो ग्राहक जो है खरीदेगा, है ना, उसका कीमत में भी चेंजेज होगा, ऊपर नीचे होगा। बट अगर वो कम होता है तो उसके लिए कोई हमारे लिए विकल्प कम रह जाता है। प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्निक्स, टेक्निक्स जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्निक्स का मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स टेक्निक होता है, एक होता है सिंपल मेथड। अब सिंपल टेक्निक में जो सामान बन रहा है, ठीक है, सिंपल टेक्निक में वो चीज़ें क्या है कि हर किसी के लिए वो अवेलेबल है, ठीक है, एक्सेस है। तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल टेक्निक अगर है, सिंपल टेक्निक है तो ये हो जाएगा इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है, लोचदार हो जाएगा सप्लाई। और अगर टेक्निक कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया तो फिर इनइलास्टिक हो जाएगा, ठीक है, इनइलास्टिक हो जाएगा। स्टेज ऑफ लॉ रिटर्न, स्टेज ऑफ लॉ रिटर्न का मतलब ये हुआ कि दो तरह का होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल पढ़े होंगे आप, और डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल। अगर डिमिनिशिंग होगा, डिमिनिशिंग का मतलब आपको बताया था कि नीचे तो गिरते रहेगा बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। अगर रिटर्न मतलब जो प्रतिफल जो है पैमाने, वो अगर गिरते जाएगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। डिमिनिशिंग होगा, डिमिनिशिंग जो होगा तो इनइलास्टिक हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा इलास्टिक हो जाएगा, मतलब ज़्यादा सामान बनेगा हमारे पास, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा तो। उसके बाद दो तरह का पढ़ा दिए, डिमिनिशिंग हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न में इलास्टिक होता है, डिमिनिशिंग जो होता है घटते हुए अगर दर से घट रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा पूरा इनइलास्टिक हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन ये है कि जब हम भविष्य में ये सोचें कि जो प्राइस जो होगा अगर घटने वाली है, अगर प्राइस भविष्य में, फ्यूचर में आप ये कल्पना करें, फ्यूचर में प्राइस जो है, प्राइस अगर घटेगा तो हम क्या करेंगे, हम सामान क्या करेंगे, अभी से ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो फर्म जो बनाएगा तो उसके लिए अभी क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान में इलास्टिक हो जाएगा क्योंकि हम सामान फिर ज़्यादा बनाएंगे। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये हो रहा है, भविष्य में संभावना है कि प्राइस बढ़ने वाली है, प्राइस बढ़ने वाली है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सामान कम बनाएंगे। प्रोड्यूसर क्या है, कम सामान बनाएगा, प्रोड्यूसर कम सामान बनाएगा तो क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा जो है इसका आपका फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। अब इसका आगे इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडस्ट्री, ठीक है। अगर मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर कोई इंडस्ट्री है अगर मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, इसमें देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें क्या है कि मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, अगर मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर प्रोड्यूसर बनाता है तो ये हो जाएगा इलास्टिक हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। और लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर बनेगा, लेस बनेगा तो इनइलास्टिक हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा, हमारे पास विकल्प, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और इसके पास क्या है, कम विकल्प है, हमारे पास अल्टरनेटिव कम है।
तो लोगों के पास कम अल्टरनेटिव है, सामान कम अगर वो हो रहा है अलग अलग ढंग से, तो क्या है कि इनइलास्टिक हो जाएगा, ये इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये आप डिटर्मिनेंट्स क्या क्या समझ लिए होंगे। एक ग्राफ वाइज है आपके जो +2 का जो बुक्स है उसमें आप देखिएगा सारी चीज़ें वैसे ही है, क्या क्या होता है इलास्टिक किस में होता है किस में इनइलास्टिक होता है। ठीक है, आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिफरेंट टाइप क्या क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे हम लोग डिमांड में पढ़े थे उसी तरह का क्या है कि यहाँ पर भी है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या क्या होता है डिफरेंट टाइप्स में आप देखेंगे। इसको आप ले लीजिए सप्लाई ले लीजिए, सप्लाई ले लीजिए, इसको प्राइस ले लीजिए। ठीक है, प्राइस ले लीजिए, उसके बाद आप बनाइए अलग अलग कर्व, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम समझाएंगे ये कैसे होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया सप्लाई का, ये हो गया, तो तीन तीन तरह का होगा। ये हो गया यहाँ पर ईडी बराबर जो होगा 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ईडी 0 हो जाएगा। यहाँ पर ईडी जो है सॉरी ईएस होगा, डिमांड के केस में लेते हैं, ईएस हो गया 0, ईएस हो गया ग्रेटर देन 1, ईएस बराबर 1 हो गया, ईएस बराबर लेस देन 1 हो गया। ठीक है, और ये ईएस बराबर इन्फिनाइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, नंबर नाम अलग अलग आप दे सकते हैं इसका आप दे दीजिए कि एस दे दीजिए, S1 दे दीजिए, S2 दे दीजिए, अलग अलग सप्लाई कर्व है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि अगर आप जो है ये जो ओरिजिन पॉइंट से अगर जाएगा, ओरिजिन पॉइंट 0 हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट से ये जाएगा तो ये क्या होगा, यूनिट इलास्टिसिटी होगा, यूनिक 1 मतलब इलास्टिसिटी 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ES बराबर 1 होगा। ठीक है, अगर आप देखिए कि ये ऊपर से अगर ग्राफ जा रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है, तो ES बराबर 1 हो गया। ES बराबर 1 का मतलब हुआ ES ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ, अगर हम लोग ES ग्रेटर देन 1 में हुआ, अगर क्या है कि ये वाला ग्राफ जैसे है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर हम दो प्राइस में अगर बात करें, ठीक है, अगर प्राइस में अगर कुछ कमी करते हैं या प्राइस ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो सप्लाई में बढ़ोतरी होता है, सप्लाई में ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। अगर यहाँ करेंगे तो सप्लाई में बढ़ोतरी होगा। जैसे ग्राफ ठीक से नहीं बना, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप ये लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई अगर हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है, P1 प्राइस पर अगर S1 सप्लाई मिल रहा है, ठीक है, अगर कीमत में बढ़ोतरी करें तो P2 पर जो होगा S2 जो होगा P1 P2 के जो कंपेरिजन में जो है ये जो है ज़्यादा हो जाएगा, S1 S2 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ES होगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह का जो है यहाँ पर जो है ES बराबर 1 है, मतलब जितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट को जो है आपका प्राइस ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रोडक्ट उस हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, बन रहा है, और प्राइस कम करेंगे तो प्रोडक्ट उस से घट रहा है। ठीक है, ये यूनिक इलास्टिसिटी हो गया। ES लेस देन 1 का मतलब 1 हुआ, जितना हम प्राइस कम कर रहे हैं उससे कम ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, उससे कम में बन रहा है। और प्राइस को हम बढ़ा रहे हैं फिर भी जो है बढ़ रहा है, लेकिन उस गति से नहीं बढ़ रहा है, उस गति से कम बढ़ रहा है। ES लेस देन 1, ठीक है, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, और ES बराबर इन्फिनाइट का मतलब ये हुआ, ES बराबर इन्फिनाइट का मतलब ये हुआ, ये देखिए ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर प्राइस P है, ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई से S1 है, S2 है, क्या है, इस प्राइस पर क्या है कि अनंत इसका जो है सप्लाई बढ़ते जा रहा है, लेकिन प्राइस वही है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी जो होगा इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर जो है अगर हम लोग जो है पूरी तरह से जो अगर कहेंगे ये है, इस केस में ये अगर हम देखिए यहाँ पर प्राइस P1, उल्टा केस है P2 है, ठीक है, और सप्लाई S है, तो मतलब क्या है प्राइस में यहाँ P3 चेंज करिए कितनों कीजिए, लेकिन जो है सप्लाई जो हमारा फिक्स रहता है। तो ये क्या हो गया, बेलोजदार हो गया, पूर्ण बेलोजदार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ES बराबर इसको बोलेंगे 0, ये पूर्ण बेलोजदार हो गया। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये चार जो अपना इलास्टिसिटी है, आप एक ही ग्राफ के साथ हम इसको समझाने की कोशिश की है। बाकी अब इंडिविजुअल ग्राफ ही बना के जो है एज पर इलास्टिसिटी का जो वैल्यू होगा, ठीक है, क्या होता है 0, फिर ES बराबर 1 होता है, कब ES ग्रेटर देन 1 होता है, फिर ES लेस देन 1 होता है, ES बराबर इन्फिनाइट होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, किताब में एक बार पढ़िएगा तब वो क्लियर हो जाएगा हर चीज़। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ बोर्ड पे हर चीज़ 1 बाय 1 पढ़ाना आसान नहीं है किताब का जो चीज़ें हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ताकि आप बुक्स में पढ़ें तो पूरी तरह से आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट हम कैसे करते हैं दोस्तों। मेजरमेंट तो एक तो हम लोग बताए थे कि परसेंटेज मेथड होता है। क्या होता है, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में कैसे होता है, परसेंटेज मेथड में वही से हम जैसे पढ़ाए थे, ES बराबर
डेल्टा क्यू, ठीक है, बटे क्यू इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। ये परसेंटेज मेथड हो गया है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सेम वैसे जैसे शुरू में जब निकाले थे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई जो निकाले थे वही चीज़ें हैं परसेंटेज मेथड, ठीक है। चेंज इन जो है अपना मात्रा में जो परिवर्तन होगा और बटे जो है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो होगा वो हमारा होगा परसेंटेज मेथड का, ठीक है। ये फॉर्मूला है। दूसरा दोस्तों इसमें एक है, दूसरा जो है इसमें ज्योमेट्रिक मेथड है। क्या है इसमें, थोड़ा सा ये कम चल रहा है, दूसरा लगाते हैं, करते हैं। हाँ, ये दूसरा एक है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड क्या है, ये ज्योमेट्रिकल हम लोग इसमें यूज करते हैं। पिछले वाला में भी हम लोग किए थे, डिमांड के केस में किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड निकाले थे, पॉइंट मेथड पढ़े थे, है ना, व्यय विधि पढ़े थे, उसमें एक्सपेंडिचर मेथड भी पढ़े थे, ठीक है। उसमें हमने तीन तरह, इसमें भी तीन तरह का ये है ग्राफ है, ठीक है। एक तो आप देखिए, एक अगर हम यहाँ पॉइंट ओ से निकालते हैं, ठीक है, यहाँ निकालते हैं, अगर मान लीजिए ये एन पॉइंट है, ठीक है, ये आप ओ ले लीजिए, ये क्यू ले लीजिए, ठीक है। तो और अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें इसका क्या है, ठीक है, किसी पॉइंट पर, तो ये टोटल जो है हमारा पी हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया डेल्टा क्यू हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया डेल्टा पी हो गया, ठीक है। तो आप ये मान के चलें कि एन हो गया, इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं, एस दे दीजिए, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए आप यहाँ पे ये जो है आपका कुछ भी दे सकते हैं, इसको आप दे दीजिए आर देते हैं, चलिए, ठीक है, आर दे देते हैं, आर एस, इसको टी दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो ट्रेंगल है एन टी एस और एन ओ क्यू, ये दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर ट्रेंगल है, ठीक है, सिमिलर ट्रेंगल है। तो इसमें पढ़े थे, अगर पॉइंट एन पर अगर इलेक्ट्रिसिटी हम निकालना चाहते हैं, एट पॉइंट एन पर इलेक्ट्रिसिटी अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एस बराबर क्या होगा, आप ऐसे कीजिए, ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला एन पर निकालेंगे। इसमें एक चीज़ आप देखिए, एन जो है, आप देखिए इसमें जो है इस ट्रेंगल का बात करते हैं पूरा, ठीक है, एन क्यू बटे ओ क्यू, एन क्यू बटे ओ क्यू, ठीक है, बराबर होगा आपका जाके, जैसे इसी में सेम देखिए सिमिलर ट्रेंगल है, एन एस बटे टी एस, एन एस बटे टी एस होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गया सिमिलर ट्रेंगल के केस में, ठीक है। अब जब इसको हम फॉर्मूला में बैठाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई अगर बैठाएंगे, उसमें क्या होता है, डेल्टा क्यू और डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग बैठाएंगे दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये वही चीज़ें हैं, एन क्यू बटे ओ क्यू क्या है, एन क्यू बटे ओ क्यू क्या है, अब देखिए ये पी प्राइस है और ये क्वांटिटी क्यू है, ठीक है, टोटल क्यू है। तो क्या होगा, पी बाय क्यू बराबर पी बटे क्यू बराबर एन एस क्या, देखिए एन एस क्या है, डेल्टा पी है, डेल्टा पी बटे ये टी एस क्या है, डेल्टा क्यू है, ठीक है। तो जो ये वाला वैल्यू हम इसमें बैठाएंगे, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी, ठीक है। तो पी बाय क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बटे डेल्टा क्यू, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो से आप ये चीज़ याद रखिए, जो ओरिजिन होता है, ठीक है, ओरिजिन से जब हम कोई सप्लाई लाइन जब हम खींचते हैं, ठीक है, तो अगर ये समान रूप से अगर है तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी होगा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो हम लोग ने अभी यहाँ पर निकाला, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये हमको लगता है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं पॉइंट मेथड से। और दो चीज़ आप और, जैसे कि एक ये है, ये लाइन लीजिए आप, ठीक है, सपोज मान लीजिए आप यहाँ से खींच रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जब खींचेंगे आप, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी होगा, तो यहाँ पर जो भी होगा, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ओ हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, ठीक है, ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है, ये पॉइंट एन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम निकालिएगा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, जैसे यहाँ पी इस पॉइंट पे निकालिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे निकालिएगा तो क्यू एन बटे क्या हो जाएगा, क्यू एन बटे आपका ओ एन हो जाएगा। ये क्या होगा, क्यू एन बटे ओ क्यू, सॉरी क्यू एन बटे ओ क्यू। अब जब निकालिएगा ज्योमेट्रिकल पॉइंट मेथड से तो ये होगा, और क्यू एन देखिए, क्यू एन बटे ओ क्यू निकालेंगे तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई जो यहाँ पर हो जाए लेस देन 1 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह का एक डायग्राम आप लीजिएगा ऐसे, ठीक है, थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई देखिएगा, इस पॉइंट पे जब निकालना चाहेंगे ना, तो आप इस पॉइंट निकालिएगा, तो ये पॉइंट मान लीजिए कि एस है, ठीक है, ये मान लीजिए पी है,
ये ओ हो गया, ठीक है, ये क्यू हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ जो सप्लाई होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू बटे ओ पी, ये क्या होगा, पी क्यू बटे ओ पी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, और ग्रेटर देन 1 होगा डैट मीन्स क्या होगा कि वो लोचदार हो गया, है ना, ज़्यादा लोचदार हो गया। मतलब जो चीज़ हम परिवर्तन कीमत में थोड़ा हो रहा है तो ज़्यादा वस्तु बन रहा है और ज़्यादा बन रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई लेस देन 1 होता है मतलब बेलोचदार हो गया, मतलब जितना वस्तु में परिवर्तन कर रहे हैं कीमत में उस ढंग से जो है मात्रा में परिवर्तन जितना उतना बन नहीं रहा है, उससे कम बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए जो है इतना ही है, ठीक है। आज आपका जो है पूरी तरह से जो है सप्लाई चैप्टर जो है समाप्त हो गया, ठीक है। फिर हम लोग एक नया चैप्टर आगे की जो क्लास होगी उसमें करेंगे, ठीक है। 1-2 चैप्टर अब रह गया है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों को जय हिंद।